नमस्कार, मैं हमराही सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराही में। आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ नागार्जुन जी की दो कविताएं लेकर। यह दंतुरित मुस्कान एवं फसल। आइए जानते हैं नागार्जुन जी के बारे में। तो नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गाँव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियाँ का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्यविधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रस्तुत है कविता यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक छोटे से बच्चे जिसके मुंह में अभी दांत निकल रहे होते हैं उसके रूप एवं सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कि छोटे शिशु की यह प्यारी सी मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यदि कोई मरा व्यक्ति भी है तो उसमें भी जान डाल दे सकता है। अर्थात कोई उदास है, दुखी है, तो यदि बच्चे मुस्कुराए तो उसके दिल में भी मुस्कुराहट आएगी, खुशियाँ आएंगी। धूल धूसर तुम्हारे ये गात। आगे कवि कहते हैं कि गात यानी गाल। धूल धूसर, छोटे बच्चे क्या होते हैं, धूल में खेलते रहते हैं, उनके शरीर में और गाल में सब दूर धूल लगी रहती हैं। तो कवि कहते हैं कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारे गाल में जो धूल से सने हुए हैं, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात यानी कमल का फूल, छोड़कर तालाब, ऐसा लगता है कि तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में कमल के फूल खिल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, आगे कहते हैं तुम्हारा ही स्पर्श पाकर के पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यदि तुम्हारा स्पर्श कठिन पाषाण यानी कठोर पत्थर में भी हो जाए तो वो भी पिघल कर जल बन सकता है। अर्थात कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कितना ही क्रोधी हो, नाराज हो, यदि आप उसे स्पर्श कर लो, ये छोटे बच्चे का स्पर्श यदि हो जाए तो वो भी पिघल करके खुश हो सकता है और प्रसन्न हो सकता है। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल। छू गया तुमसे, जैसे ही तुम्हें छुएगा झरने लगे शेफालिका के फूल। शेफालिका के फूल ये बहुत ही कोमल एवं मुलायम होते हैं, जैसे कोई छूता है वैसे ही झड़ने लगते हैं। तो कोई कैसा भी व्यक्ति हो, यदि आप उसे छू लोगे यदि या वो आपको छू लेगा तो उससे क्या झरेगा, शेफालिका के फूल ही झरेंगे। चाहे बांस हो चाहे बबूल हो, चाहे बांस हो अर्थात चाहे कितना मजबूत हो, चाहे बबूल चाहे कितना कांटे वाला हो, हमेशा उसमें शेफालिका के फूल ही झरेंगे। इट मीन्स उसमें ममता और प्रसन्नता ही आएगी। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है। अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लगे। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं, धूल से सन जाते हैं, उनके गालों पर भी धूल लग जाती है। कवि को यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर यह बालक किसी पत्थर को छू ले तो वह भी पिघल कर जल बन जाए और बहने लगे। अगर वो किसी पेड़ को छू ले, फिर चाहे बांस हो या बबूल, उसे शेफालिया के फूल की तरह ही झरना पड़ेगा। अर्थात बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल लोग, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वह जो करवाना चाहता है वो करते हैं एवं उसके साथ खेलते हैं। अगली पंक्ति है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष,
थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि बालक कवि को एकटक ही लगा करके देख रहे हैं, वो पलक भी नहीं मार रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कवि को पहचान रहा है कि ये कौन व्यक्ति है। तो कवि कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अरे बालक, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? देखते ही रहोगे अनिमेष? क्या तुम ऐसे ही एकटक देखते रहोगे? थक गए हो? कभी को ऐसा लगता है कि एकटक देखते देखते बच्चा थक गया है, आँख लूँ मैं फिर। और कभी सोचते हैं कि मुझे आँख फिर लेनी चाहिए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? कभी कहते हैं क्या हुआ, कोई बात नहीं, यदि पहली बार हम मिले हैं दोनों, यदि परिचित नहीं हुए तो कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जो औरतें होती हैं, माँ होती हैं, इनका किसी शिशु को जन्म देने में बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए कहते हैं यदि तुम्हारी माता आज माध्यम न बनी होती तो मैं न आज तुम्हारे ये सुंदर स्वरूप को, मैं तुम्हारे रूप को नहीं देख पाता, मैं न पाता जान, और मुझे ये भी नहीं पता चलता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कि यह तुम्हारी प्यारी सी मीठी मुस्कान क्या होती है। भावार्थ है, शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि कहता है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितने देर तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आँख फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूँ, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ, तुम्हारी यह इस दंतुरित मुस्कान का आनंद उठा सकता हूँ। अगली पंक्ति है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धन्य तुम हे शिशु, तुम धन्य हो, और तुम्हें जो जन्म दिया है वो माँ भी धन्य है, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो चिर प्रवासी हूँ, यहाँ वहाँ ठहरने वाला, और मैं अन्य, मैं दूसरा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? हे प्रिय, जो आप एकटक देख रहे हो, तो इस अतिथि को अर्थात कवि से आपका क्या संपर्क रहा है? उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। उंगलियां अर्थात माँ की उंगलियों से मधुपर्क यानी शहद, हमेशा आपको शहद चटाती रही है, खिलाती रही है माँ। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अगली पंक्ति में कभी कहते हैं कि देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार यानी तिरछा देखना। जब बालक तिरछा देखता है कवि को तो ऐसा लगता है, और होती जब आंखें चार, जब तिरछे देखते हुए बालक और कवि की आंखें मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब बच्चा मुस्कुराता है, मुझे लगती ही बड़ी छविमान, और कवि को जो बहुत ही सुंदर लग रही है। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुत्र के बारे में बताता है कि उसके नए नए दांत निकलना शुरू हुए हैं। कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटा है, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा। आगे कवि लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि कारण धन्य है ही, और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया। आगे कभी कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है। एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता और तुम्हें पराया भी नहीं लग रहा हूँ। एक तरह से यह ठीक भी है, क्योंकि मुझे तुम्हारा संपर्क ही कितना है। या तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही हैं जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। इस तरह तिरछी नज़रों से देखते देखते जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, मेरी आंखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो, यह मेरे मन को मोह लेता है। अगली कविता है फसल। इस कविता में कवि फसल की वो गुण को बताना चाहता है जिससे वो मिलकर बनी होती है, पैदा होती है। आइए देखते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहता है कि एक नदी नहीं है, दो नदी नहीं है, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा है।
अब कहते हैं एक हाथ की नहीं, दो हाथ की भी नहीं, लाख लाख यानी लाखों लाखों कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों हाथ की स्पर्श की गरिमा है फसल आपकी। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। एक खेत की बात नहीं, एक प्रकार की मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कभी दो प्रकार की भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हजार हजार मिट्टियाँ मिल करके खेतों के मिट्टी का गुणधर्म बताती हैं और वही गुणधर्म आपकी फसल है। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती, इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि कहते हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, लाखों लाखों नदियों का पानी मिलने से यह फसल पैदा होती है। किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियां आपस में मिलती हैं तो उनमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है। ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो हाँ नहीं बल्कि हजारों लाखों में लोगों की मेहनत और पसीने से इस धरती उपजाऊ बनती है। उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वह उपजाऊ बनती है। अगली पंक्तियां हैं कवि की। फसल क्या है और कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों की स्पर्श की महिमा है। कभी कहते हैं कि फसल है क्या आखिर। तो फसल देखिए क्या है, कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। जो कई नदियों के रंग कई प्रकार के न्यूट्रिशन से पूर्ण पानी जो मिले हैं उनका जादू है आपकी फसल। वह हाथों की स्पर्श की महिमा है, किसानों की, जिन्होंने स्पर्श करके उसे उगाया, काटा और तैयार किया है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। भूरी काली संदली यानी हल्के पीले कलर की मिट्टी का एक गुणधर्म है कि उसमें क्या गुण है, उसी का गुणधर्म आपकी फसल है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सूरज की जब किरणें पड़ती है तभी कोई फसल उगती है, तो उस सूरज की किरणों का फसल के रूप में रूपांतरण ही आपकी फसल है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और हवा जब मंद मंद बहती है तो उसका संकोच अर्थात सुंदर प्यारी प्यारी हवा जो संकुचित की जैसी लगती है, तो ऐसी हवा का सिमटा हुआ रूप है आपकी फसल। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करता है कि फसल क्या है, अर्थात कहाँ से और कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि खुद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों की स्पर्श की महिमा है। यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान बना देती है। यह सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है जिनके कारण यह फसल पैदा होती है। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज का के कारण जिंदा हैं, तो यह हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार से आपका पाठ पूरा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।